जैसे कि टंग टाई की बात हमने देखी है, अभी कैविटीज़ और ये सारी चीज़ें हमने देखी है, तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे ये कि डिलीवरी नॉर्मल पूरे सिज़ेरियन टाइम पे रही लेकिन हाँ, सिज़ेरियन हुई हाँ। और कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत आई आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। फीडिंग कैसे कराई आपने? कितनी कराई? फीडिंग ज़्यादा नहीं की, महीने भर तक की होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं और की। ऐसा क्या दिक्कत थी? ऐसे जैसे दिक्कत थी कि वो फीडिंग जब भी करती थी ना तो वॉमिटिंग कर देती थी और फीडिंग करना ही नहीं चाहती थी वो। 2 दिन के वो सिज़ेरियन में उसको बोतल-बोतल दूध पिलाया ना तो उसको वही आदत हो गई। और उसको बचपन से ही क्या है, जो चीज़ उसको मने ये लगता है वही फिर वो लेना चाहती है। दूसरा कुछ मैंने उसको ये जैसे कि बॉटल फीड कराया हाँ, आपने? बोतल फिर जैसे वो हुई तो 2 दिन उसको दूध पीने को नहीं दूध आई भी नहीं। तो हुँ। उसके बाद उसने फिर बोतल आपने फीडिंग की। महीने भर उसको कोशिश हाँ, करी आपने? कोशिश किया तो उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देती थी और फिर हुँ। दूध पीना नहीं चाहती थी। फिर हम सोचते थे बच्ची है, भूखी रहेगी तो चलो इससे अच्छा बोतल से पी रही है तो डॉक्टरों वही। ने क्या सलाह दी उस समय आपको? डॉक्टर ने भी वही बोला जब वो खाना नहीं खा रही है तो आप दोनों चीज़ ट्राई करो। तो हमने दोनों चीज़ ही ट्राई की लेकिन तो वो पाउडर बोतल का से दूध भी दिया हाँ, आपने या पाउडर ऊपर की से वो गाय का दूध दिया? नहीं, नहीं पाउडर का ही पिया ठीक। उसने साल मेरा या एक ऐसा सवाल कुछ। और है, क्या आपका जो माता का दूध बन रहा था वो प्रॉपर बन रहा था कि उसमें नहीं कमी बन थी? रही, कमी थी, ठीक। सूख गई थी दूसरे वो। बच्चे में? दूसरे बच्चे में वो उसने पिया। दूसरे बच्चे ने कब तक फीड किया? वो तो 6 महीने तक फीड की, वो 6-7 महीने तक फीड की, उसके बाद भी फीड की, बोतल उसके बाद से ली उसने। तो वैसे फीडिंग उसको आपने छुड़वाया दूध या आप उसने खुद ही आपका उसने खुद ही छोड़ छोड़ दिया, दिया? आई ही नहीं थी तो उसको पेट नहीं भर रहा था तो उसने खुद ही छोड़ दिया। ठीक। तो जैसा मैं समझ पाया हूँ, जैसे टंग टाई की चीज़ें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो डिलीवरी अटेंड करने वाला जो स्टाफ होता है, हाँ, गायनेक हाँ। होती, पीडियाट्रिशियन होते हैं, ये एक छोटी सी चीज़ वहाँ मिस हो जाती है। ये ऐसा करीबन 28 से 27% बच्चों में हो रहा है, जिसमें कि टंग टाई जो है, हमारी ज़ुबान जो बंधी हुई जो अभी हमने देखी है, वो अनडायग्नोस्ड चली जाती है। और 100% हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो ज़रूर कोई है, वो माँ की तरफ से कोई कमी होगी, माँ को दूध नहीं बन रहा है, ठीक है? ये हमारे मिथ्स में भी है ना? जो विचार दादी-नानी के होते हैं और डॉक्टर्स भी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, है ना? जिसको हम ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। तो ये जो आज प्रॉब्लम इसकी कैविटीज़ हुई है, इसके लिए मुझे इस तरह से समझाना बहुत ज़रूरी है ना? तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। तो हुआ ये कि जब पहले तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, उसके बाद 2 दिन उसको टॉप फीड दिया गया, वहाँ पे भी एक्सप्रेस्ड ह्यूमन मिल्क देना था, मतलब आपको हम ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बच्चे तक पहुँचा सकते हैं एनआईसीयू में। ये भी ये बहुत ज़्यादा किया नहीं वहाँ। निग्लेक्टेड, ये भी निग्लेक्टेड रहता है मैडम, अच्छी-अच्छी जगह ऐसी निग्लेक्ट रहती है। तो मेरा यही है कि जो भी बच्चा ऐसा स्तनपान अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम उसको माता का दूध एनआईसीयू तक पहुँचाएँ, ठीक? पहली चीज़, कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, पहला पीला गाढ़ा दूध, तो वो होना चाहिए। दूसरी बात कि फीडिंग कराने के लिए बहुत सारी पोजीशंस ट्राई करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे के कारण देखना चाहिए। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ जहाँ पे डिलीवरीज़ को हम देखते हैं। वहाँ जब लगता है कि अगर बच्चा स्तनपान नहीं कर रहा है तो वो कॉल करके बुलाते हैं। तो माता के पार्ट पे तो गायनेकोलॉजिस्ट देखती है कि मिल्क प्रोडक्शन कैसा है, नहीं है, उसके लिए वो अपनी व्यवस्था दवा करती है, काउंसलिंग करती है। जब कभी ऐसी व्यवस्था बनती है कि माता की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती और बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं पता चलती है कि वो स्तनपान नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टंग टाई बड़ा रीज़न था। अब जो आपने एक बहुत स्ट्राइकिंग बात कही कि वो दूध निकाल देती थी, उसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, ठीक है? अब इसको ऐसे समझो कि जब बच्चा स्तनपान करता है तो पूरा मुंह अपना स्तन पे नहीं बना पाता है, ठीक है? वो जुबान बंधी होती है तो स्तन के नीचे नहीं ले जा पाती, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जब दूध बाहर आता है और वो बड़ी मेहनत से बाहर आता है। बॉटल में क्या होता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, वो सीधा पानी, जैसे एक नल से पानी निकलता है वैसे ही बॉटल के निप्पल से दूध निकलता है, जिसको हम नॉन फिजियोलॉजिकल निप्पल्स बोलते हैं, जो अधिकतर मिलती है मार्केट्स में। तो ये जब एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और जो स्तनपान में लगाने पड़ते हैं, उस वजह से बच्चा दूध नहीं पी पाता है, तो आसपास के कोनों से, मुंह के कोनों से हवा अंदर खींच लेता है, ठीक है? जब ये हवा अंदर पेट में भर लेता है तो हवा तो बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो वो डकार के रूप में, बर्थ के रूप में बाहर आती है, इसीलिए बच्चों को डकार दिलाते हैं। तो जिन बच्चों को ज़्यादा डकार देने की ज़रूरत पड़ रही है, जो बच्चे ज़्यादा दूध गिरा रहे हैं, उनको ज़रूर बच्चे का एक बार टंग रेंज ऑफ मोशन असिस्ट करना चाहिए। उनको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास या जो टंग टाई स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके सिर्फ ज़ुबान का एक चेकअप होता है वो देखना चाहिए। हम सक्शन
को चेक करते हैं फिंगर यूज करके कि बच्चा कितने ताकत से सक्शन कर रहा है, उसमें टंग के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, वो प्रेशर कैसा क्रिएट कर रहा है। अगर ये चीजें हम पहले 1-2 दिन में 4 दिन में देख लेते हैं तो हमारी स्तनपान की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। और ये दोनों के युगल से चलता है। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो माता भी दूध प्रोडक्शन करती, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी एक्सिस है उससे सारी चीज हमारे हार्मोन्स गवर्न होते हैं, ऐसे अपने आप नहीं होता है। जब बच्चा इस तकलीफ के साथ होता है, स्तनपान नहीं करा पाता है, दूध गिराता है, तो डॉक्टर्स उसके लिए कोई ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि वॉमिटिंग नहीं हो। तो ये सिम्टम्स को रिलीव करने वाली बात हुई, कारण को खत्म नहीं करने वाली, हम मिस कर जाते हैं डॉक्टर्स। तो वहाँ हमें समझना चाहिए। उसके बाद फिर आपका वही सारी चीजें शुरू हो गई जिस वजह से कैविटीज होती है। क्या होती है? टॉप फीडिंग, इम्यूनिटी डाउन होगी, बच्चे को अच्छे से कैल्शियम और माता का पूरा गुणवान जो दूध है वो नहीं मिलेगा, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, दांत भी अच्छे से नहीं बनेंगे, कच्चे बनेंगे, उनके एनामल जो है वो पतला रहेगा जिसमें कैविटी जल्दी होगी। दूसरी बात, हम बॉटल फीड कराते हैं, बॉटल में फिर हम ऊपर से दूध लेते हैं। कई बार शक्कर डालने का चलन होता है कि दूध में ताकत बढ़ जाएगी, दूध पक जाएगा, ऐसी बातें भी हम सुनते हैं। तो ऊपर से जो शक्कर मिलाई जाती है वो और नुकसान करती है। फिर उसके बाद फीडिंग एट स्लीप टाइम, रात के सोते सोते बॉटल पिलाते हैं हम लोग, है ना, उस वजह से भी दूध वहाँ जमा रहता है, क्योंकि रात में दूध तो जमा रहता है लेकिन साफ करने की जो लार रहती है वो हमारी बनना कम हो जाती है, इसलिए वहाँ से एक तरीके से टॉयलेटिंग या क्लीनिंग नहीं हो पाती है उस दूध की, तो वह चिपका रहता है। फिर टंग जो है हमारी बंदी रहती है, तो उससे नेचुरल जो एक क्लींजिंग हमारे दांतों की होती है। जैसे हम बहुत सारे मवेशियों को देखते हैं, जब चारा वो खा लेते हैं उसके बाद जुगाली करते हैं, तो वो वाली चीज हमारी नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए भी सेल्फ क्लींजिंग नहीं हो पाती, इसीलिए हमें नीचे के दांतों में कैविटीज दिख रही है। तो ये सारी चीज जुड़ी हुई, जो मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके साथ एक छोटा बच्चा भी, और भी लोग जो जुड़े हैं उन तक भी मैसेज आपको ये ले जाना चाहिए कि जब बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो ये पहला साइन एंड सिम्टम है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम नई कार खरीदते हैं, मान लीजिए उसमें कोई एक फंक्शन नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं? तुरंत जाते हैं, भैया ये नहीं काम कर रहा है, ये कैसे काम करेगा, देखिए आप इसको समझिए। ऐसे तो नहीं है कि उसके बगैर ही हम अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, राइट? तो वैसे ही हमें, क्योंकि हमारा जो कोई भी पशु पक्षी है वो सेल्फ सस्टेन करने के लिए कैपेबल है ना, इसीलिए गर्भ जो है वो उसको तैयार करता है 9 महीने के लिए कि वो 9 महीने बाद जीवन अपना अच्छे से आगे ले जाए। उसको स्तनपान की जरूरत होती है, उसके लिए व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से जब कोई फंक्शन हमारा नहीं हो पाता, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग एक फंक्शन है, ये नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसी समय अचरज आना चाहिए, एक सलाह लेनी चाहिए, और जिसमें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो होते हैं वो एक तरीके से इसमें वर्क कर रहे हैं, और ये हम न्यूबॉर्न्स को सारी चीज़ काउंसिल कर भी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम बनी है, उसके जो कैविटीज़ हुई है, कैविटीज़ की वजह से पूरा दांत खत्म हो चुका है, उसमें प्रीमेच्योर इरप्शन आ गया है, इसको कैसे मैनेज करना है ये अपन डिटेल आप समझते हैं, ठीक है। तो कारण आपने समझ लिया, इसमें कोई सवाल आपका? ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा एक्सरे कराने वाले हैं, जिससे कि हम अंदर के दांतों का ग्रोथ को असिस्ट कर लेंगे। जो कैविटीज़ हैं उनमें से कौन सा दांत हम बचा सकते हैं, किसको हमें सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि हद से ज़्यादा खराब हो चुके हैं, तो उनको हम हटाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे दांतों को भी इन्फेक्शन करेंगे। अभी पक्के दांत भी आ गए हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन ट्रैवल करेगा। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था देख के, केरीज रिस्क असेसमेंट को देख के, एंटीसिपेटरी गाइडेंस क्या मेरे को देना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लान करके हम चलेंगे। और मैं आपसे बस इतनी सी अपेक्षा करता हूँ कि आप अच्छे से लंबे समय तक फॉलोअप में रहेंगे। आप चाहे यहाँ हो या कहीं और पोस्टेड हो, आप फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो बिगड़ गया वो उसको और नहीं बिगाड़ना है, हमें यहाँ से और एक तरीके से इंटरसेप्ट करना है, इस प्रॉब्लम को और विकराल ना होने देके इसको यहीं रोक के आगे व्यवस्थित अपने को ग्रोथ पैटर्न लेना है। उसके फेस का ग्रोथ हमें अच्छा करना है, उसके लिप्स पॉस्चर को अच्छा करना है, और ये सारी चीज़ें इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो काम है वो घर पे ही करना है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा अप्लायंस नहीं है कि जो मुझे कुछ देना है, कोई दवाई नहीं चलानी, कुछ नहीं चलानी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा एक पॉस्चरल डिसफंक्शन है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना वो भी पॉस्चर है, टंग सही जगह नहीं रखना वो भी पॉस्चर है, बच्चे आगे गर्दन करके पढ़ते लिखते हैं वो एक अलग पॉस्चर है, नाक से ब्रीथ ना करके मुंह से ब्रीथ करते हैं वो एक पॉस्चर है, ओपन माउथ पॉस्चर, मुंह खोल के रखते हैं, लटका के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और अपने पूरे फेस को और स्पेशली दांतों के अरेंजमेंट को ये बिगाड़ती है। इसीलिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का रुझान जो है इन फंक्शंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के डी अरेंजमेंट की वजह से हमारा
ये सारी चीजें, दांत टेढ़े मेढ़े होना, जबड़ा छोटा रह जाना, मुंह खोल के सोना, मुंह खोल के बैठना, उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होना, एडिनॉइड्स होना, ईएनटी इश्यूज आना, ये सब जुड़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी डाउन करता है, क्योंकि नाक से सांस लेते हैं तो पूरी फिल्टर होके, ह्यूमिडिफाई होके, क्लीन होके फिर हमारे लंग्स में जाती है, ताकि वो अच्छे से हमारे शरीर में घुल मिल जाए। जब यही काम मुंह से होता है तो फिल्टर नहीं होता है, सीधा टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स पे जाके कीटाणु जीवाणु जो है चिपकते हैं और टॉन्सिल्स के साइज को बढ़ा लेते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो हमारा गला जो है, एयरवे जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे बढ़ने की वजह से वो सिकुड़ जाता है, वहाँ जाके कम रहेगी, एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, फिर बच्चा मुंह खोल के और अच्छे से सांस लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती ही रहती है ना। तो इस तरीके की समस्याओं को हम देखें, और मैं रियली फिर से अप्रिशिएट करूंगा कि आपने चीजें देखी और हम ये डिस्कशन बच्चे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्सरे लिखेंगे।